हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, जिससे हम शॉर्ट में बोलते हैं एमओटी और प्यार से हम इसे बोलेंगे मोटी। काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी हमारे पास ये हुआ करती है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपके पास एमओटी है इसके साइलेंट फीचर क्या क्या है, और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पास एमओटी है उसके एप्लीकेशन में आप देखोगे कि किस तरह से एमओटी का यूज किया जाता है बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करने में, किसी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी या किसी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने में इसका यूज किस तरह से किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले आपके पास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मतलब आपके पास मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। तो दैट मीन्स जब भी आपके पास कुछ एटम्स कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो दैट मीन्स आपके पास जो एटम होगा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, राइट। उसके क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। और जब दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, आपस में मिक्सअप होंगे, तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने वाला रीजन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा होगी, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब एटम्स कंबाइन हुए, और जब एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो आपके पास जो भी मॉलिक्यूल आपको दिख रहा होगा वहां पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल में, उसी रीजन को, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बना रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो इसके साइलेंट फीचर है, यहां पर देखा गया कि जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने आपके पास नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, राइट। मतलब आपके पास जितने आप क्या लोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लोगे, उतने ही नंबर में आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वहां पर फॉर्मेशन होगा। अब देखा गया कि जब हम इस थ्योरी का यूज करते हैं तो यहां पर इस तरह से कुछ एक्सप्लेन किया गया कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वहां पर दो तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो पहला तरीका आपके पास ये हो सकता है कि जब आपके पास दो एटम कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद जो मॉलिक्यूल बना, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन दोनों के बीच में आपको दिखती है यहां पर कुछ, तो इस तरह के जो ऑर्बिटल होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग उसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बीएमओ, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरी कंडीशन ये होती है यहां पर कि जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, बीच में चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, तो ये वाला तो आपका हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सा, बॉन्डिंग वाला। लेकिन यहां पर ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो बीच में है लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन किस साइड में पहुंच जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर। मतलब दोनों जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा कि न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिख रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरफ दिख रही है, राइट। तो दैट मीन्स फर्स्ट वाली कंडीशन में तो आपने देखा कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, लेकिन यहां पर दोनों एटम पास पास तो आए लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर है वो सेंटर में नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर है वो बीच में नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, इस तरफ है, बीच में आपके पास न्यूक्लियस इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि रिपेल कर रहे होंगे। तो इस तरह का जो ऑर्बिटल हमारे पास होता है इसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे ABMO,
ओज, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। अब यहाँ पर काफी ज्यादा रिपल्सन होता है जब आपके पास इस तरह की कंडीशन बनती है कि दोनों न्यूक्लियस बीच में आ गए, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑर्बिटल होगा, यानी कि जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा, वहां पर जो एनर्जी का लेवल होगा काफी ज्यादा हो जाता है कंपेरेटिवली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां पर बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा वो कम होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी काफी ज्यादा होता है, राइट। अब जब आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो आपने देखा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल्स के, वो किस तरह से न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा केवल एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कर रहा होगा, जबकि जब आपके पास मॉलिक्यूल बन जाता है तो जो आपके पास न्यूक्लियस होंगे, जितने भी यहाँ पर न्यूक्लियस होंगे या जितने भी एटम्स होंगे, वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस खींच रहा होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस खींच रहा होगा, और साथ साथ क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने आप अपना इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा होगा और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा होगा। दैट मीन्स जो आपके पास यहाँ पर सेंटर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो एक सेंटर ना होकर पॉली सेंटर होता है, मतलब बहुत सारे सेंटर इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर दिखते हैं। जबकि यहाँ पर जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, दिस इज द मोनोसेंट्रिक, राइट। जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दीज आर मोनोसेंट्रिक, जबकि जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके पास क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये कैसे होंगे पॉलीसेंट्रिक होंगे। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं पॉली टू इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग यहाँ पर जो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किसके अकॉर्डिंग फिल होंगे, हुंस रूल आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, पाउलीज करना होगा अप्लाई, और अबाव प्रिंसिपल का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। मतलब हर तरह के जो रूल्स आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए होते हैं, वही रूल्स आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग में करोगे। जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिलअप करोगे तो वहां पर आपको अबाव, पाउलीज और हुंस रूल को अप्लाई करना होगा, राइट। अब आगे बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो आपके पास हाइड्रोजन था, ठीक है, आपने देखा हाइड्रोजन, इसका 1s और इसका 1s कंबाइन होता है, राइट। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो जब दोनों कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बताता है कि जब आपके पास दो हाइड्रोजन कंबाइन होंगे, जब दो हाइड्रोजन कंबाइन होंगे और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। तो आपके पास यहां पर क्या होता है, जब दोनों हाइड्रोजन के 1s कंबाइन होते हैं तो ये दो तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो ये हो सकता है कि आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखे आपको बीच में, ठीक है, और या फिर आपके पास क्या हो सकता है कि जो इनके न्यूक्लियस है, जो इनका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इनका न्यूक्लियस काफी पास है और इलेक्ट्रॉन इनसे दूर है। तो दैट मीन्स दो तरह की कंडीशन यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती है। तो ये वाला जो आपके पास कंडीशन बनता है इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये वाला जो आपका कंडीशन बनता है उसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन के लिए BMO, और ये वाला आपके पास हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो, क्योंकि आपके पास केवल दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनका फिलिंग कहां पर होगा, लोअर एनर्जी लेवल में होगा। तो लोअर एनर्जी लेवल अभी किसका है, बॉन्डिंग वाले का है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे,
यहां पर जाएंगे, और जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे, बीच में होंगे। ठीक है, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा बीच में होते हैं तो स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग वाले जो आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं, जबकि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो ऐसे मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होंगे। राइट, अब अगर हम बात करें यहां पर कि जो आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हमें एक नया साइन जनरेट करना होगा, नया सिंबल देना होगा। जैसे आपने अभी तक देखा कि 1s कंबाइन हुआ, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ये एंटी बॉन्डिंग बना। अब यहाँ पर 2s भी हो सकता है, 2px भी हो सकता है। तो हर जगह पे आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखोगे तो चल सकता है, लेकिन अगर हम एक्यूरेटली देखें कि उनके लिए क्या सिंबल लिखें तो वो ज्यादा सुटेबल होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इनका सिंबल लिखते हो। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपके पास जेड एक्सेस होगा उसे हम मान लेते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सेस की फॉर्म में, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। राइट, मतलब जो आपके पास जेड है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस की फॉर्म में होगा, और जब आपके पास पी जेड वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, कंबाइन होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ पी जेड, तो वो आपके पास कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब आपके पास ये हुआ कि जो पी जेड आपस में कंबाइन होंगे तो ये आपका कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। राइट, जबकि जो रिमेनिंग ऑर्बिटल्स हैं px, px, py, py, ये कौन सा ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर कौन सा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका py है ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। और सिमिलर वे आपके पास px भी आपका कैसा होगा, ये भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, या फिर आपके पास ss है तो ये आपके पास कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ss तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। राइट, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमने मान लिया कि पी जेड आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सेस में लाइज कर रहा है। ठीक है, बाकी आपके पास py, px ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ss ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो इसी पर बेस्ड आपके पास इनका सिंबल निकल कर आता है, जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनका जो सिंबल होगा इसी ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग हम डिनोट करते हैं। तो बात करते हैं सिंबल्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखो जरा, अगर हमारे पास कहीं पर 1s और 1s कंबाइन हो रहे हैं, मतलब दोनों 1s आपस में कंबाइन होंगे, तो यहां पर जो सिंबल बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो वहां पर दो तरह के ऑर्बिटल्स बन सकते हैं, दो तरह के ऑर्बिटल बन सकते हैं। एक तो बॉन्डिंग में बनता है, एक तो आपका क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब अगर हम इनके सिंबल की बात करें तो क्योंकि S और S आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा यहां पर उसे हम दिखाएंगे सिग्मा 1s, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 1s आपके पास जो ऑर्बिटल बनेगा उसे हम लिखेंगे सिग्मा 1s। और जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसके लिए भी सिंबल कुछ इसी तरीके से होगा, लेकिन इसके ऊपर हम स्टार का यूज करेंगे। राइट, तो बॉन्डिंग वाले बिना स्टार से आप रिप्रेजेंट करोगे और एंटी बॉन्डिंग वालों के साथ आप स्टार का यूज करोगे। सिमिलर वे अगर हमारे पास 2s और 2s कंबाइन होते हैं तो दो तरह के ऑर्बिटल यहां पर भी बनेंगे, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब यहां पर अगर हम सिंबल की बात करें तो 2s का 2s का मतलब सिंबल में क्या लिखोगे, क्योंकि ss ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्डिंग वाले का जो सिंबल होगा दैट विल बी सिग्मा 2s, और यहां पर एंटी बॉन्डिंग वाले का भी सिंबल इसी तरह से लिखोगे, लेकिन इसके साथ स्टार का यूज करोगे।
राइट। तो इस तरह के सिंबल आपके पास आए, जब 1s कंबाइन हुआ, 2s कंबाइन हुआ, या फिर आपके पास px कंबाइन होता है, 2px और 2px कंबाइन होते हैं, दोनों कंबाइन हुए। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि px यहां पर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब यहां पर जो आपके पास ऑर्बिटल होंगे, एक तो आपके पास क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इसका जो सिंबल होगा एंटी बॉन्डिंग वाले का, वो किस तरह से आप लिखोगे, क्योंकि यहां पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, तो कौन सा पाई लिखा आपने। इसके साथ क्या आएगा, जैसे यहां पर सिग्मा के साथ क्या आया था, 2s, सिग्मा के साथ क्या आया था, 1s। तो यहां पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पाई बन रहा है, और पाई का जब कॉम्बिनेशन आपके पास दिखा, क्योंकि px तो यहां पर आप लिखोगे पाई 2px, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है। और बॉन्डिंग में आप क्या लिखोगे, पाई 2px, राइट। इसी तरह से अगर आपके पास क्या है, py वाला ऑर्बिटल है या फिर pz वाला ऑर्बिटल है, तो वहां पर सिंबल क्या होंगे, तो देखते हैं। अगर आपके पास 2py है और दूसरा भी 2py ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा, क्योंकि py कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो पाई बॉन्ड का मतलब आपके पास एक तो पाई स्टार 2py होगा और दूसरा क्या होगा, पाई 2py, राइट। लेकिन अगर आपके पास 2pz और 2pz आपस में कंबाइन होते हैं, क्योंकि हमने इससे क्या मान लेते हैं, इससे यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं, तो यहां पर जो आपके पास सिंबल होगा दैट विल बी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो सिग्मा 2pz स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा 2pz। तो ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल के सिंबल्स होते हैं। जैसे आपके पास आपने देखा, जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो वहां पर सिंबल कहां से निकल कर आते हैं, क्वांटम नंबर से निकल कर आते हैं। और यहां पर आपके पास जो सिंबल्स है वो कहां से निकल कर आ रहे हैं, ओवरलैपिंग। आप देख रहे हो कि किस किस के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो उनके कॉम्बिनेशन से आपके पास यहाँ पर सिंबल निकल कर आ रहा है, सिग्मा की फॉर्म में और पाई की फॉर्म में। जो स्टार वाला है वो एंटी बॉन्डिंग और बिना स्टार वाला आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो दैट मीन्स आपके पास एक सीक्वेंस जनरेट हुआ यहाँ पर, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा 1s सबसे पहले, फिर आपके पास सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी कि जो आपके पास बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी कम होता है और एंटी बॉन्डिंग वाले का एनर्जी ज्यादा होता है। दैट मीन्स सबसे कम एनर्जी इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर कौन सा आएगा, सिग्मा 2s आएगा, फिर हमारे पास कौन सा होगा, सिग्मा 2s होगा। आफ्टर दिस आपके पास कौन सा होगा, पाई 2px होगा, और पाई 2px का एनर्जी पाई 2py के बराबर होता है, राइट। इस तरह से एनर्जी का ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद आपके पास होगा सिग्मा 2pz, राइट। और जब इनके जो आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे 2px 2py 2pz के, तब एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल आएगा। तो इसके बाद आपको दिखेगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, मतलब इन दोनों की एनर्जी बराबर है, इन दोनों की एनर्जी बराबर है, और इससे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, सिग्मा स्टार 2pz का एनर्जी होगा। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जो आपको दिख रहा है एक सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप देखते हो ऐसा होता है आपके पास 1s 2s 2p 3s 3p, ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, राइट। ये उसी तरह से आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनेंगे तो आपके पास ये ऑर्डर होगा। अब आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते हैं, सिमिलर वे आपके पास जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भी आपके पास होगा दैट कंटेन मैक्सिमम
टू इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपको नहीं दिखेंगे, 2 2 2 इस तरह से आप फिलअप करोगे, राइट। और एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये वाला जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल का, ये N2 तक का कॉन्फ़िगरेशन आप इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखोगे। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप फिलअप करोगे, राइट। लेकिन अगर आपके पास इसके बाद वाले एलिमेंट कौन कौन से, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन दिखता है, तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑर्डर है वहां पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। और वो चेंजेस कहां पर आता है, केवल यहां पर ये वाला 2pz ऑर्बिटल ये पहले चला जाता है और बाकी ऑर्डर सेम रहता है। दैट मीन्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या फिर आपके पास है ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन या नियोन मॉलिक्यूल, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो इनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर होगा दैट विल बी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर आपके पास कौन आएगा सिग्मा 2s, फिर कौन सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा स्टार 2s के बाद यहां पर ये वाला ऑर्बिटल यहां पर आ जाता है, मतलब इसकी एनर्जी इन मॉलिक्यूल के लिए कम होती है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे सिग्मा 2pz, और फिर आपके पास जो रिमेनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उन्हें उसी सीक्वेंस में अरेंज कर लोगे। तो आपके पास क्या आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, यानी कि पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे ज्यादा किसका एनर्जी होगा सिग्मा स्टार 2pz। केवल एक डिफरेंस आपको यहां पर दिखता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के कंडीशन में आपको दिख रहा है कि यहां पर 2pz पहले आ जाता है, जबकि इन मॉलिक्यूल के लिए 2pz बाद में है। तो ये वाला थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये यहां पर एनर्जी का ऑर्डर ये हुआ, ठीक है। ये दोनों ऑर्बिटल इनकी एनर्जी बराबर, इन दोनों की बराबर, तो मतलब यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यहां तक फिलिंग करने के बाद आपके पास 2 बचते हैं, तो एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, जैसा कि आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में करते हो, सिमिलर वे आप यहां पर भी दिखा सकते हो, राइट। तो ये तो हुआ आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी पर बेस्ड आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करने के लिए, या फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आप इसी सीक्वेंस का यूज करोगे। केवल आपको ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन के लिए 2pz पहले, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन के लिए 2pz पहले आएगा, ये ध्यान रख लो, याद कर लो इसे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 by 1, शुरू करते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, और कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा मैग्नेटिक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से, सबसे पहले हाइड्रोजन H2। तो 1 by 1 स्टेप आप देखते रहे, यहाँ पर कौन कौन से स्टेप आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास हुए, तो आप देख लो कितने ऑर्बिटल्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सीक्वेंस क्या होगा सिग्मा 1s, ठीक है। फिर आपके पास क्या होता है सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इलेक्ट्रॉन 2 कहां पर फिलअप करोगे, सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिलअप करोगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके बाद आपको नहीं दिखेगा, मतलब इसकी आपको जरूरत यहां पर नहीं है, हो गया। अब पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपने टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए, फिर आपने सीक्वेंस में अरेंज किया, और तीसरा जो आपके पास यहां पर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर को अगर हम सिंपली देखें तो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, कोई जो मॉलिक्यूल है वहां पर 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, 1 है या 2 है या 3 है या कुछ अदर है, तो उसके हिसाब से हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। अगर कहीं पर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके बीच में, जहां पर 2 एटम्स जुड़े हुए हैं, उनके बीच में 2 बॉन्ड हैं, यानी कि डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। अगर 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। एक तो तरीका ये है,
लेकिन दूसरा तरीका हमारे पास होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से, जो बिना स्टार वाले मॉलिक्यूल के, बिना स्टार वाले ऑर्बिटल के पास होगा, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो स्टार वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। राइट, तो देखें यहां पर आपके पास फॉर्मूला बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर को मैं शॉर्ट में बीओ लिख रहा हूं, तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग, क्योंकि आपके पास स्टार वाला तो यहां पर है नहीं, केवल बिना स्टार वाला यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो यहां पर आप लिख सकते हो 2, और एंटी बॉन्डिंग में तो आपको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना निकल कर आएगा, 1। मतलब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, और होता भी है, मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि जो आपका मॉलिक्यूल है वहां पर दोनों एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, तो केवल एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर एक ही आया, यहां से भी आप देख रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। राइट, ये तो हो गया। अब अगर हम बात करें आगे, हीलियम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। राइट, हीलियम मॉलिक्यूल, क्या हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, केवल हम यहां पर अभी सपोज कर रहे हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल है कुछ, तो देखते हैं He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आप सबको पता है ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखो जरा, हमें क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो आपके पास 2 हीलियम का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, अब अगर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 2, तो आपके पास क्या होगा, सिग्मा 1s। राइट, और उसके बाद सिग्मा स्टार 1s। इसकी जरूरत आपको पड़ रही है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं होंगे, तो 2 इसमें आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दो, मतलब हो गया, कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया। अब हमें चेक करना होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू वी कैन राइट 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो आपके पास बॉन्डिंग का मतलब बिना स्टार, एंटी बॉन्डिंग वाला स्टार वाला, तो आप इसे यहां पर पुट करोगे 1/2 बॉन्डिंग में कितना आ गया 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो आपके पास यहां पर सॉल्व करके यहां पर आएगा 0। ठीक है, तो मतलब हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 0 आया। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल जहां पर 2 एटम के बीच में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसी से आप डिसाइड करते हो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। अगर आपने देखा कि हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। अगर आप देखते हो ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड दिखते हैं, बीच में डबल बॉन्ड दिखता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2 आता है। अब यहां पर आपको दिख रहा है हीलियम मॉलिक्यूल में कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0। मतलब अगर आपके पास यहाँ पर हीलियम, यहाँ पर हीलियम, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड को इंडिकेट करता है, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। मतलब अगर 1 था तो 1 बॉन्ड दिखेगा, 0 आ जाए तो मतलब 0 बॉन्ड, मतलब हीलियम एक दूसरे से दूर दूर है, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, सीधा बात करते हैं बेरिलियम बोरोन की बात करते हैं, B2। ठीक है, बेरिलियम बोरोन यानी कि आपका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए जरा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो दैट मीन्स साफ बात है कि आपको कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कम से कम आपके पास 5 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। राइट, तो 5 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, तो लिखना शुरू कर दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s,
अगला ऑर्बिटल कौन सा आएगा आपके पास, पाई 2px और पाई 2py, ये आएगा। ठीक है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, हो गया 6, 8 हो गया। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, लेकिन इन दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर है। और अगर एनर्जी बराबर है तो दैट मीन जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अगर एक बचता तो आप इसमें दिखाते, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इसमें। हो गया कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, 2 4 6 8 9 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं। 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, 1/2 बॉन्डिंग कितने दिख रहे हैं आपको, देखो बॉन्डिंग का मतलब बिना स्टार वाले 2 4 और ये वाला, मतलब 2 यहां से 4 हो गया और 2 यहां से, यानी कि 6, राइट। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने, एंटी बॉन्डिंग का मतलब ये स्टार वाला और ये स्टार वाला क्या होगा आपका, एंटी बॉन्डिंग होगा। तो 6 माइनस 4 मतलब 2/2 दैट इज 1। तो मतलब जो आपके पास बोरोन मॉलिक्यूल बन रहा होगा उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा दैट विल बी 1। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि अगर मैंने बात की थी मैग्नेटिक कैरेक्टर की, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर में हम देखें तो 2 तरह के आपके पास यहां पर मॉलिक्यूल दिखेंगे। एक तो आपको दिखेगा पैरामैग्नेटिक, एक आपको दिखता है पैरामैग्नेटिक, और दूसरा आपको दिखेगा डाईमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक कब होगा, पैरामैग्नेटिक कोई मॉलिक्यूल तब होता है जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। मतलब पैरामैग्नेटिक कब होगा, कोई भी मॉलिक्यूल जब उसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, राइट। और जब कोई मॉलिक्यूल पूरी तरह से पेयर वाले इलेक्ट्रॉन रखता है, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में है, तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल होगा जहां पर पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो बोरोन मॉलिक्यूल है B2 है, ये आपका कैसा है, क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड, यहां पर अनपेयर्ड, तो दैट मीन्स ये आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ, पैरामैग्नेटिक होने का कारण क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जो आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस आपके पास होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हल्के से अट्रैक्टेड होते हैं। मतलब दो सब्सटेंसेस व्हिच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड बट वीकली, हल्के से अट्रैक्ट होंगे, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। जबकि आपके पास जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर आप उन्हें ले जाओगे तो वहां पर उन्हें हल्का सा रिपल्सन मिलेगा, हल्का सा रिपल्सन मिलेगा, क्योंकि उनके पास पूरी तरह से फील्ड ऑर्बिटल है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल होंगे वो डाईमैग्नेटिक होंगे। ठीक, तो ये तो हो गया आपके पास बोरोन मॉलिक्यूल। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखो N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 नाइट्रोजन मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आपको कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ने वाली है, 7, क्योंकि 14 एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एटलीस्ट आपको कितने चाहिए, 14 चाहिए। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सिग्मा 1s, सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, पहले 7 ऑर्बिटल हम लिख लेते हैं, ठीक है। चाहो तो आप एक साथ भी भर सकते हो, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आपके पास कौन आएगा, पाई 2px
पाई 2py और इन दोनों की एनर्जी बराबर। फिर आपके पास दिखता है सिग्मा 2pz, राइट। और इसके बाद क्योंकि कितने ऑर्बिटल चाहिए 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया, आगे लिखने की जरूरत हमें नहीं है। तो देखो 14 इलेक्ट्रॉन्स, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 2 इसमें 2 4 6 8 8। अब क्योंकि आपके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें भरोगे 2 इसमें भरोगे, कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। 2 4 6 8 10 12, 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, दोनों को यहां दिखा दो, हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। अब यहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब आपके पास जो आपके पास बिना स्टार वाले 2 तो 4 और यहां से 4 यहां से 8 और ये 10, तो मतलब बॉन्डिंग में आपके पास कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग में चेक करते हैं 2 यहां से और 2 यहां से, मतलब 4। इसे आप सॉल्व करोगे 10 - 4 यानी कि 6/2 दैट मीन्स 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3 आया। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था डेफिनेशन में कि आपके पास जितने बॉन्ड 2 एटम के बीच में होते हैं वही आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है, राइट। तो दैट मीन्स यहां पर वैसे भी आपको दिखता है ट्रिपल बॉन्ड ये, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3। अब इसकी अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, हर जगह आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स ये वाला जो मैग्नेटिक कैरेक्टर रखेगा कौन सा कैरेक्टर होगा डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर। क्यों डाईमैग्नेटिक हुआ, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्या है पूरी तरह से पेयर्ड है, तो ये वाला आपका डाईमैग्नेटिक हुआ, राइट। अच्छा, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा चेंज कर लेते इसी में, देखो अगर मैं क्या कर लू नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव लगा दूं या पॉजिटिव लगा दूं तो यहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर हमने यहां पर नेगेटिव लगा दिया तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, तो यहां पर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे फिर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 15। अब 15 इलेक्ट्रॉन का जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, यहां तक तो 14 था, यहां तक आपने अभी किया नाइट्रोजन का 14 आया, लेकिन अब आपको एक और ऑर्बिटल की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके बाद वाला जो ऑर्बिटल आपके पास होता है, कौन से ऑर्बिटल होते हैं पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, राइट। दैट मीन्स आपके पास, अभी से हटा देता हूं, ठीक है, ये वाला रिमूव कर देते हैं। देखो ये हो गया, अब यहां तक 14, एक और इलेक्ट्रॉन आपने इसमें ऐड कर दिया, मैंने नेगेटिव यूज कर लिया यहां पर, ठीक है। तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 नेगेटिव होते तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, एक इसमें जाता है एक इसमें जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की एनर्जी क्या है बराबर है, राइट। अब देखो जरा ये वाला जो आपका स्पीसीज होगा N2 नेगेटिव, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, दिस विल बी पैरा मैग्नेटिक, राइट, पैरा मैग्नेटिक हुआ। दूसरी तरफ अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अभी हमने कैलकुलेट किए थे, कितना आया था 10, और एंटी बॉन्डिंग में आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब 5 हो गया, ठीक है। आपके पास क्या था बॉन्डिंग वाले तो पूरे 10 है, 2 2 4 6 8 9 10, एंटी बॉन्डिंग वाले 2 4 एंड 5, तो आपके पास ये सॉल्व करके आ रहा है 2.5, राइट। और अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में आता है, फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, तो इसका मतलब होगा कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास पॉइंट में आता है। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 एटम के बीच का, जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है वही
बॉन्ड ऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में तो बॉन्ड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा और वो बहुत सारे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। तो ये आपका हुआ पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया। और दूसरी बात अगर हम कंपेयर करें कि N2 या फिर N2 नेगेटिव कौन सा ज्यादा स्टेबल है, अगर हम बात करते हैं N2 और N2 नेगेटिव, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3, इसका कितना आया 2.5। तो देखो जरा कि जब आपके पास बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है किस पर, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है किस पर करेगा, बॉन्ड ऑर्डर, राइट। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, क्योंकि आपने देखा ही अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो मतलब मॉलिक्यूल तो होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है तो आपका मतलब मॉलिक्यूल बनेगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आपका इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दिखा, राइट। तो मतलब ये हुआ कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर N2 का ज्यादा है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, N2 नेगेटिव का कम है, तो इट विल बी मोर स्टेबल। N2 क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, यहां पर ये वाला ज्यादा स्टेबल, ठीक है। दोनों में हमने देखा एक मैग्नेटिक नेचर अगर हमने इनका देखा तो एक पैरामैग्नेटिक है, दूसरा डायमैग्नेटिक है। ये पैरामैग्नेटिक हुआ, ये डायमैग्नेटिक हुआ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन में देखें जरा कि जो आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2 ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आगे 16 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इस तरह से लिखोगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, क्योंकि 16 का मतलब कितने ऑर्बिटल की जरूरत है, कम से कम आपको 8 ऑर्बिटल्स की जरूरत यहां पर पड़ेगी। फिर आपके पास आता है सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, और यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, अभी तक आपने क्या लिखा था यहाँ पर 2px 2py लिखा था, लेकिन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का जब आपका मॉलिक्यूल होता है तो आपके पास कौन सा ऑर्बिटल पहले आता है, सिग्मा 2pz पहले आता है, फिर आपके पास आएगा पाई 2px, फिर आपका पाई 2py, ठीक है। ये हो गया आपका, कितने ऑर्बिटल चाहिए आपको 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक और चाहिए, तो कौन सा आएगा पाई 2px पाई 2py, ठीक है। इन दोनों का एनर्जी बराबर हुआ, सिग्मा भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ये स्टार में आएंगे 2pz। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसमें, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन हर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 2 2 2 2 2, कितना हो गया 2 4 6 8 10 12 14 हो गया, ठीक है। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जब आपके पास बच रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का एनर्जी बराबर है, जब आप ऑर्बिटल लिखोगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास ये वाले ऑर्बिटल तो नहीं आ रहे। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब आपको एक ऑर्बिटल की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन आपको पता होता है कि इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, तो आपको दोनों लिखने होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 14 हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो एक इसमें और एक इसमें, हो गया 16 2 4 6 8 10 12 14 15 एंड 16। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं 1/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार 2 4 6 8 10, बॉन्डिंग में आपके पास आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में देखते हैं 2 4 4 4 4, ये आपका एंटी बॉन्डिंग है, 5 एंड 6 हो गया।
कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना है, मतलब जो आपके पास सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s है उसके लिए हम के का भी यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आपको के फॉर्म में दिखेंगे। के लिख दिया मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वहां पर हैं, और के इसलिए लिखते हैं कि क्योंकि आपका 1s का मतलब क्या होगा, कौन से सेल में होगा, के वाला। दूसरा 1s मतलब कौन सा सेल, के वाला, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, के लिख लेते हैं। और जब के लिख लोगे तो आप क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए फिर यहां से काउंट करोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्टार्टिंग से कर लो या यहां से कर लो, बॉन्ड ऑर्डर वही आएगा जो आपका इसे लिखने पर आ रहा था, राइट। तो ये हो गया। अब हम इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स कैसा नेचर होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब अगर आपके पास O2 की जगह मैं क्या कर लू, O2 -2 कर देता हूं, -2 क्या, तो दैट मीन्स आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 तो 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए। अब यहां तक तो 16 भरे हुए हैं, ठीक है। अब आपके पास जहां तक 14 हुआ, इसे मैं मिटा देता हूं, 15 16, आपके पास इलेक्ट्रॉन 18 है, तो फिर से यहां पर क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके पास पूरी तरह से ये फिलअप हो गए। अब देखो जरा बॉन्ड ऑर्डर, अब बॉन्ड ऑर्डर आप चेक करोगे तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आएगा 1/2 10 माइनस, बॉन्डिंग में तो उतने ही, एंटी बॉन्डिंग में कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए, एक यहां पर बढ़ा, एक यहां पर बढ़ा, मतलब आपके पास एंटी बॉन्डिंग में कितने बढ़े, 2 बढ़े, ठीक है। अब देखो 2 4 6 और 2 यहां 8, मतलब आपके पास 8 हुआ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आएगा, 1, ठीक।